दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। और आज की जो करंट की क्लास रहेगी वो एज ऑन 1 फरवरी जो आपका करंट रहेगा उसके हिसाब से क्लास चलेगी। चलिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक हो भाई, अब तो ऑफलाइन क्लासें आप लोगों की शुरू हो गई हैं हरियाणा के अंदर जो बंद थी। ठीक है, आओ भाई, कहाँ हो सब के सब। और विशेष तौर पे वो लोग आ ही नहीं रहे जो फोन करके पूछते थे सर क्लासें शुरू होगी क्या ऑफलाइन। तो भाई ऑफलाइन क्लासें आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं और ये जो क्लास है ये आपको में भी शायद मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहला ही क्वेश्चन बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर एक ब्लडी संडे करके एक जो आपका एक वर्ड है ब्लडी संडे, और जो चर्चा का विषय रहा ये क्या है, ब्लडी संडे क्या है, चर्चा का विषय रहा। बता दो आप लोगों को इसके अंदर क्या था। देखिए ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, ब्रिटेन के सैनिकों ने क्या किया कि कुछ निर्दोष लोगों को मारा था संडे के दिन, और वहीं से इस संडे का नाम रखा गया ब्लडी संडे, और उसकी वर्षगांठ बनाई गई है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भाई, ब्लडी संडे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है और किसके द्वारा मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे, ब्लडी संडे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। जो कि चर्चा का विषय रहा। सॉरी, तो ब्लडी संडे की कौन सी, देखिए ब्लडी संडे की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। यानी कि ये जो घटनाक्रम हुआ था आपका 72 में हुआ था। 72 में हुआ था, एक ऑपरेशन हुआ था जिस ऑपरेशन के तहत लोगों को क्या गिरफ्तार कर रही थी ब्रिटेन की जो सेना थी, और कहां पर, आयरलैंड के अंदर। तो वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका ले लेते हैं। देखिए ब्लडी जो संडे है आप लोगों का, ये ब्लडी जो संडे है, ये जो ब्लडी संडे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 50वीं वर्षगांठ कौन सी वर्षगांठ है, तो 50वीं वर्षगांठ मनाई है। किसके द्वारा मनाई गई है भाई, तो ये आयरलैंड किसके द्वारा, तो आयरलैंड के द्वारा भाई, आयरलैंड के द्वारा 50वीं वर्षगांठ यहां पर मनाई गई है, कह सकते हैं। क्यों मनाई गई है इसके ऊपर देखेंगे। 30 जनवरी 1972 को क्या हुआ था, ये एक घटनाक्रम हुआ था। वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में लेके आए। देखिए कब हुआ घटनाक्रम भाई, 30 जनवरी 1972। और घटनाक्रम क्या था कि निर्दोष लोगों को संडे के दिन ब्रिटेन की जो सेना थी, इसकी ब्रिटेन की जो सेना थी, ब्रिटेन की सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे लोगों को मारा भाई, लोगों को मारा। कुछ क्या हुआ, गोलियों से मरे, कुछ रबड़ की गोलियों से घायल हुए भाई। कुछ क्या हुआ, जो रबड़ की जो गोलियां थी उनसे घायल हुए। कुछ जो सेना के जो वाहन थे, सेना के वाहनों से कुचल करके मारे गए, सेना के वाहनों के द्वारा कुचल करके मारे गए। अब ये विरोध क्यों किया जा रहा था, एक ऑपरेशन हुआ था, इस ऑपरेशन के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उन्हें बताया नहीं जा रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा भी एक आया था काला कानून, उस काला कानून के चक्कर में और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सेम तो नहीं कह सकते बट वैसा ही आप इसको समझ सकते हैं। सेम तो नहीं कह सकते बट वैसा ही आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने इसको मनाया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्तरी आयरलैंड जो है, आयरलैंड के लोगों ने इसको मनाया है। अगर ये भी, अगर आयरलैंड ना खाली उत्तरी आयरलैंड आ जाए तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लडी संडे था क्या, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। ब्लडी संडे जो था आपका, संडे था क्या, इसके ऊपर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या था, नागरिकों के समय बिना मुकदमे के नजरबंदी का विरोध किया था। इसमें क्या था भाई, बिना मुकदमे के, यानी कि बिना कोई फैसला, कोई अपील, ना ही कोई जज का फैसला, नहीं किसी कोर्ट का फैसला, और नजरबंद कर दिया जाता था लोगों को। नजरबंदी का इसमें क्या कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे। ये जो विरोध कर रहे थे, ये कब कर रहे थे भाई,
ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें एक ऑपरेशन आएगा, एक वर्ड आएगा आप लोगों को, ऑपरेशन डेमेट्रियस। ऑपरेशन डेमेट्रियस, ये जो ऑपरेशन था इसका विरोध कर रहे थे। और ये ऑपरेशन आपका कब हुआ था, जो नजरबंद किया जाता था इसके तहत, ये 1971 में, यानी कि ब्रिटेन की सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। वहां पर ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन डेमेट्रियस। डेमेट्रियस नामक एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में क्या होता था, बिना किसी मुकदमे के व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाता था। और इसके विरोध में उत्तरी अमेरिका के लोगों ने क्या किया, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। तो वहां पर संडे के दिन काफी लोगों को यहाँ पर सेना के वाहनों द्वारा, गोली द्वारा, रबड़ की गोली द्वारा घायल हुए, कुचले गए, मारे गए। मैंने बोला आप लोगों को, सेम यहाँ पर जो काला कानून था, यहाँ क्वेश्चन है कि काला कानून के नाम से किस कानून को जाना जाता था, ये भी आपको पता। तो कह सकते हैं सेम जलियांवाले बाग हत्याकांड की तरह यहाँ पर, वहां पर भी तो विरोध ही शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो रहा था, यही विरोध यहाँ पर हुआ था। ओके, ये आप लोगों के बीच में हुई ये जो ऑपरेशन है ये कब हुआ था, 1971 में, आप लोगों को पता लग गया। इसके विरोध के स्वरूप कब, 30 जनवरी 1972 को, 30 जनवरी जब विरोध हो रहा था, तो 30 जनवरी कब हुआ ये भाई, 30 जनवरी, ये लिख भी दिया मैंने, 30 जनवरी 1972 को ऐसा इन्होंने मतलब किया। तो उसी की याद में ये आपका ब्लडी संडे मनाया जा रहा है। कौन सा संडे मनाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर हमने ब्लडी संडे की बात करी, साथ ही हमने एक ऑपरेशन की बात करी। मनाया कहाँ गया, तो आयरलैंड, कौन सा, उत्तरी आयरलैंड के अंदर मनाया गया। 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्यों मनाया गया था, तो ये जो आपका ऑपरेशन डेमेट्रियस है, ब्रिटेनी सेना के द्वारा चलाया गया था 1971 में। बिना मुकदमे के लोगों को नजरबंद कर दिया जाता था, गोलियां, रबड़ की गोलियां, और विरोध कर रहे लोगों को इन्होंने क्या किया, मारा। तो ये भी आपका ऑपरेशन से जुड़ा हुआ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओके, साथ ही हम यहाँ पर एक और बात करेंगे। जब आयरलैंड की बात चली है, तो आयरलैंड से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, आयरलैंड से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, तो यहाँ पर हम नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो तत्व है, तत्व हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। तो राज्य के क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के अंदर कहां पर व्याख्यान किए गए, या कहां पर इसकी व्यवस्था है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद या एक्ट से लेकर के कहां तक इनको क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी आपने नोट करना नोट कर लिया होगा। चलिए, अगला बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। अभी हाल ही में किस राज्य में पहली मालगाड़ी पहुंची भाई, मैं इसको एक बार, चलो यहीं बाद में करेंगे, फिर एक बार भर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्वेश्चन नंबर 2 आज का, हाल ही में किस राज्य में, किस राज्य में पहली मालगाड़ी पहुंची है, पहली मालगाड़ी पहुंची है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, यानी कि सीधी सी बात है, चर्चा का विषय रहा कि भाई देश राज्य के अंदर अगर जैसे हम बात करें, चर्चा तो बनी जाती है। जैसे हरियाणा के अंदर मान लो कभी भी कोई मालगाड़ी नहीं है, अब आ गई है, तो चर्चा का विषय है। और भारतीय रेलवे ने पहली मालगाड़ी वहां पर पहुंचा दी है। अब अमूमन सी बात है, छोटी सी बात है कि ये बात तो आपके दिमाग में आ ही सकती है, क्योंकि ये चीजें कहां पर नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे रेलवे लाइन वगैरह कहां पर, जहां पर पहाड़ी इलाका होता है, घाटियां होती हैं, बड़े बड़े जो कह सकते हैं नहरें, समुद्र होते हैं, तो वहां पे इनका थोड़ा पहुंचना क्या होता है, इम्पॉसिबल सी बात होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के युग में ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि हर जगह पर इसको पहुंचाया जा रहा है। सुरंगें खोद करके, पहाड़ों के बीच में से रास्ता काट करके एक पहाड़ी राज्य कह सकते हैं आप, तो आप समझ गए होंगे पूर्वी जो राज्य है, कौन सा राज्य है, तो मणिपुर के अंदर। कौन से राज्य के अंदर पहुंची है, मणिपुर के अंदर। मणिपुर में पहली मालगाड़ी पहुंची है भाई, मणिपुर के अंदर पहली मालगाड़ी पहुंची है। कब पहुंची है, तो ये भाई 27 जनवरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों से ध्यान रखना, 2022 में पूछा जाएगा। 27 जनवरी 2022 को ये पहली मालगाड़ी पहुंची। तो ये मणिपुर में कहां पर पहुंची है, तो ये रानी गेदनुल स्टेशन पर। कौन सा स्टेशन है, रानी, पूछ लेगा कि ये हाईलाइटेड स्टेशन है, ये किस विषय को लेकर के हाईलाइटेड हुआ था, तो
लेयू, रानी गेदनीलेऊ जो स्टेशन है आपका, इस रेलवे स्टेशन पर ये पहली रेलवे स्टेशन पर ये पहली मालगाड़ी वहां पर है पहुंच चुकी है। और कब भाई? 75 साल बाद और 75 वर्ष बाद, कह सकते हैं 75 साल बाद मणिपुर में प्रवेश करने वाली है पहली मालगाड़ी बनी है। तो 75 वर्ष बाद ऐसा हुआ भाई। कितने साल बाद हुआ है? 75 ईयर के बाद ऐसा हुआ है कि मालगाड़ी वहां पर है पहुंची है भाई। ठीक है, मणिपुर के अंदर पहुंची है। चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए मणिपुर जो है पहाड़ी राज्य है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। वहां पे भाई सुरंगें बनाई हैं। कौन से स्टेशन? मणिपुर के, ये आसाम और मणिपुर के आसपास 16-17 किलोमीटर के आसपास सीमा के पास ये स्टेशन है जहां पर ये पहली मालगाड़ी पहुंची है। तो वो सारी की सारी बातें आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है। देखिए ये जो मणिपुर में जो नई रेलवे लाइन बनाई है, इसकी लंबाई कितनी है? 111 किलोमीटर। क्या है इसकी रेलवे लाइन की लंबाई है? रेलवे लाइन की जो लंबाई अगर पूछे तो 111 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक है भाई? तो ये बनाई गई है जरीबाम से लेकर के, कहां से भाई? जरीबाम से लेकर के इम्फाल तक चलती है। इम्फाल तक मणिपुर में बनी नई रेलवे लाइन कहां से कहां तक है? तो ये भी आपका इम्फाल तक चलती है। जरीबाम से लेकर के इम्फाल तक चलती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो जरीबाम आपका, ये असम प्लस मणिपुर की जो लाइन है उसमें लगभग 17 किलोमीटर दूर असम मणिपुर सीमा से कितना है? लगभग 17 किलोमीटर दूर है भाई असम। ओके, यहां पर क्या है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा, इसी लाइन में कह सकते हैं। देखिए इसके साथ 46 सुरंगों का निर्माण हुआ है, ये भी लिखेंगे। और 143 ब्रिज। इस लाइन पर क्या हुआ भाई? 146 जो है आपकी क्या है? सॉरी, खाली 46 क्या है आपके लिए, माफी चाहूंगा, सुरंग बनी है। कितनी सुरंग बनाई गई इस रेल लाइन के लिए? 40। और 153 क्या बने भाई? पुल बने हैं या ब्रिज बने हैं। इस जो आपकी 111 देखिए एक रेलवे इम्फाल की अगर हम यहाँ पर बात करें, मणिपुर की जो रेलवे लाइन है वहां पर क्या 111 किलोमीटर जो पहाड़ियों के अंदर जो रेलवे लाइन निकाली गई है, ये आपकी जरीबाम से लेकर के इम्फाल तक है। कहां तक है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, ये आपको पता है। ठीक है, ये 111 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है, यहाँ पर इस रेलवे लाइन के लिए 46 क्या निकाली गई है? सुरंगें निकाली गई हैं। साथ ही हम बात करें 153 क्या बनाए गए हैं? यहाँ पर ब्रिज बनाए गए हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, नोट डाल के लिख लेना, नोट बिल्कुल 3 लाइन लगा के लिख लेना कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, पुल है, वो भी इसी लाइन पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे जो पुल है या ब्रिज है, वो इसी लाइन पर है। किस लाइन पर है? इसी लाइन पर आपका पुल है, दुनिया का जो सबसे ऊंचा जो पुल बनाया गया है। और उस पुल की अगर हम बात करते हैं तो ये पुल कितना ऊंचा है? नोनी जिले में जो बना है। कहां पर बना है? ये आपका नोनी जिले में बना है। नोनी जिले में बना है पुल। ठीक है भाई, नोनी जिले में बना पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है मित्रों। और इसकी जो हाइट है 141 जो मीटर है, क्या है इसकी हाइट है? इस पुल की हाइट कितनी है? 141 मीटर इस पुल की हाइट है। चलिए हमने बात करी कि हाल में किस राज्य में पहली मालगाड़ी पहुंची है? तो मणिपुर के अंदर पहुंची है। मणिपुर की हमने बात करी, आंसर हो गया आपका 17 जनवरी 2022 को पहुंची है। कहां पर पहुंची है? तो रानी गेदनीलेऊ रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची है। और 75 वर्ष बाद ऐसा हुआ है। यहां पर हमने बात करी जरीबाम से लेकर के इम्फाल तक 111 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात होती है भाई, पहाड़ों को काट करके सुरंग बना करके, जैसा कि आपको पता है इस जरीबाम से लेकर के इम्फाल तक 40 सुरंग, 153 ब्रिज। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो नोनी जिले से गुजरता है, नोनी जिले में जहां से रेलवे लाइन गुजरती है, तो वो भी इसी लाइन के ऊपर है। और इसमें से ये जो जरीबाम जो स्टेशन है, ये असम और मणिपुर की 17 किलोमीटर सीमा से, असम और मणिपुर से कितना 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। बड़े गर्व करने की बात है। और ऐसा हुआ भाई। ठीक है, एक बार इसको आप राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों का ये। ठीक है, चलिए भाई मैं एक बार इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। देखिए ऑफलाइन भी क्लास आपकी चलती है भाई ये, ठीक, ऑनलाइन भी चलती है। जो अब ऑफलाइन वाले जो हैं, जो लोग हैं वो पहुंचेंगे भाई। रोज फोन करते थे सर कब खुल रहे हैं, और अब शकल दिखा नहीं रही है अपनी। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपना करते रहिए। अरे पढ़ लो, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। समय सारा निकल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप देखिए, महसूस करिए 1 जनवरी को आपके पास कितना डाटा था, मतलब कितनी नॉलेज रखते थे आप 1 जनवरी से लेकर के, और 1 फरवरी, आज चलो 2 फरवरी होगी, 2022 का 1 महीना, यानी कि टोटल 33 डेज आपके निकल चुके हैं इस साल के। 2022 के कितने दिन निकल गए आपके? तो अगर मैं बात करूं 2022 के आपके 33 डेज, आज 32 कंप्लीट हो चुके हैं, 33 आपका चल रहा है। ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा लेते रहिए, शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा क्यों जरूरी है? अब देखिए, हमने बात करी कि शिक्षा लेते रहिए, शिक्षा जरूरी है। अरे भीमराव अंबेडकर साहब भी बोल के गए थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतनी दहाड़ मारेगा। मतलब ये कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप शिक्षित हैं, आपने शिक्षा ग्रहण कर रखी है, तो आप उतनी ही दहाड़ मारेंगे, यानी कि उतनी ही जबरदस्त नंबर लेकर के आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आई बात मेरी, शिक्षा क्यों लेनी है, तो ध्यान रखना, अभी एक वायरस आया था जो पिछले, आपको पता, कोविड-19 जो बीमारी फैल रही है, वायरस भी अपने नए रूप, नए रंग रूप दिखा रहा है। शिक्षित है वो, कभी किस रूप में आ रहा है, तुम एक का इलाज मानते हो दूसरे रूप में आ रहा है, दूसरे का इलाज मानते हो तीसरे में आ रहा है ना, अलग अलग तरीके से, और जब मर्जी लॉकडाउन करवा देता है। और सोचने और समझने की बात, पता है आपको, जो सबसे पहले जो लॉकडाउन लगता है वो किस पे लगता है? स्कूल कॉलेजों पे लगता है। सबसे पहले छुट्टी किसकी होती है? स्कूल कॉलेज की। यानी कि साइंस भी ये बोल रही है, साइंटिस्ट भी ये बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है हमारी, है ना, यही मतलब निकाले हम कि कोरोना को भी पढ़े लिखे लोग ही पसंद हैं, अनपढ़ों को तो वो भी पसंद नहीं कर रहा। आप समझ गए? तो पढ़े लिखे लोगों को हर जगह पसंद किया जाता है। आपकी जो महामारी है भाई, आपके सामने स्कूल कॉलेज, तो वहां पे अनपढ़ तो व्यक्ति जाएगा नहीं कोई। आपको पता है शिक्षण संस्थानों में तो या तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे या शिक्षक होंगे आपके बीच में। तो सब पढ़े लिखे लोगों को भी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी कोरोना ही पसंद कर रहा है। तो मतलब समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब हर जगह आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए हम बात करें किसके ऊपर? मणिपुर के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। हमने ब्रिज की बात कर ली, सारी चीजें बात होगी। और जो ये रेलवे, अब तक रेलवे लाइन के निर्माण में कितने रुपए लगा चुका मणिपुर के अंदर, अगर हम बात करें तो 1400 कह सकते हो, 14,000 करोड़ रुपए मणिपुर के अंदर खर्च कर चुका है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, साथ ही ये निर्माण कब शुरू हुआ था आप लोगों का? तो ये निर्माण की अगर हम बात करें, निर्माण 2013 से ही यहाँ पर चल रहा है। ये भी ऐसा नहीं है कि अभी हो गया 2 दिन के अंदर, ठीक है। 2013 शुरू हुआ था। इस लाइन का निर्माण इम्फाल तक किया जाना था, जो कि हो चुका है। चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी, ट्रांस एशियन रेलवे की एक बार बात कर रहे थे, वर्ड आ जाएगा आप लोगों के बीच में, ट्रांस एरिया, ट्रांस, जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो इसका संबंध भी है भाई, ट्रांस पश्चिमी रेलवे, ट्रांस एशियन पश्चिमी एशियन रेलवे, ट्रांस एशियन जो रेलवे है ये क्या है? देखिए, मोरहे तक रेल लाइन का विस्तार करने की योजना ट्रांस एशियन रेलवे का हिस्सा है। कहां तक भाई? मोरहे तक जो रेलवे लाइन है उसका विस्तार करना, ये ट्रांस एशियन रेलवे का हिस्सा है भाई। इसी के तहत, इसी योजना के तहत इसको यहाँ तक करना है। ट्रांस एशियन रेलवे, जो आपका ये जो रेलवे है ये आपका क्या है? निर्माणाधीन है, इस पे भी निर्माण चल रहा है। ये इस पे भी क्या चल रहा है? आपका निर्माण चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या? ट्रांस एशियन रेलवे का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ट्रांस एशियन जो रेलवे है आपका, इसका उद्देश्य क्या है? यूरोप और एशिया के मध्य रेलवे मार्ग स्थापित करना। देखिए, अब सुनिए इस बात को, सीधा सा क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि किस योजना के तहत या किसके तहत यूरोप और एशिया के बीच में रेलवे मार्ग स्थापित किया जा रहा है? तो ट्रांस एशियन जो रेलवे है, इस योजना के तहत भाई, इस योजना के ट्रांस एशियन रेलवे का हिस्सा है। तो इसके तहत क्या किया जा रहा है? मार्ग ट्रांस एशियन रेलवे निर्माणाधीन है। और इसका उद्देश्य बताया मैंने, एशिया प्लस यूरोप, एशिया यूरोप के मध्य, एशिया और यूरोप के मध्य क्या करना भाई? एशिया और यूरोप के मध्य
बीच रेल मार्ग बनाना। क्या बनाना? रेल मार्ग स्थापित करना भाई, स्थापित करना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी इसका हिस्सा है। मोरे तक विस्तार करने की योजना। मोरे मणिपुर म्यांमार एक व्यापारिक केंद्र है, ये भी बता देता हूं आपको। देखिए मोरे मणिपुर म्यांमार सीमा पर स्थित एक व्यापारिक केंद्र है। म्यांमार सीमा पर स्थित है भाई। अब इससे आगे जो रेलवे लाइन बिछाने का जो रखा गया है प्रोग्राम, इम्फाल तक हो गया, तो कहां तक? मोरे तक लेके जाएंगे। कहां तक लेके जाएंगे? तो मोरे का मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर है और एक व्यापारिक केंद्र है। क्या है ये? व्यापारिक केंद्र है। सीधा सा पूछ लेगा ये इसका संबंध किससे है, तो किसकी सीमा पर है ये आपका? तो सीमा की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर, मणिपुर और म्यांमार की सीमा कह सकते हो आप, उस सीमा के ऊपर ये आपका मोरे है भाई। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रांस एशियन रेलवे के ऊपर जो बात चली थी, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंगापुर, इस्तांबुल, तुर्की के बीच में, तुर्की, इस्तांबुल, सिंगापुर आदि के बीच में क्या करेगा? ये धीरे धीरे आगे तक बढ़ता चला जाएगा। मुख्य उद्देश्य की मैंने आपको बताई दिया, ये एशिया और यूरोप के बीच में क्या रेलवे मार्ग स्थापना करना, इसका क्या रहेगा भाई? उद्देश्य रहेगा। अब हम एक बार थोड़ी सी किसकी बात कर लेते हैं? मणिपुर की बात कर लेते हैं। आपको पता है मणिपुर कहां पर है, ये आप लोग जानते हैं। भारत का पूर्वोत्तर राज्य। कैसा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व के उत्तर पूर्व में राज्य है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मणिपुर की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ भाई। कब की गई थी? स्थापना की बात करेंगे, यानी कि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी राज्य के रूप में? चलिए राजधानी की बात करें, देखिए कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इम्फाल, ये बात हो ही चुकी है, मुझे पहले भी इम्फाल हो चुकी है। सदन की बात करें, देखिए सदन की बात करते हैं तो सदन जो है इसके अंदर विधानमंडल की बात करें, सॉरी विधानमंडल सदन की बात करें, किसकी? विधानमंडल सदन की अगर हम बात करें तो एक सदनीय है। कैसा है? एक सदनीय है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं कैसी, कितनी है? विधानसभा की जो सीटें हैं आपकी कितनी रहेंगी भाई? 60 सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं विधानसभा की। साथ ही हम बात करें यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें कितनी रहने वाली है भाई? यहाँ से 2 रहने वाली है भाई। और राज्यसभा की अगर हम सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें? 1 सीटें रहने वाली है। तो देखिए हमने क्या बात करी भाई, यहाँ पर विधानमंडल जो सदन है कैसा है? एक सिंगल सदनीय है। साथ ही बात करी सीटें कितनी है? 60 हैं। फिर उसके बाद बात करी हमने लोकसभा की कितनी है? 2 है। राज्यसभा की कितनी है? 1 है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ओके। साथ ही बात करें इनके जो राज्यपाल हैं, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो एल गणेशन है भाई, आपके एल ए गणेशन है राज्यपाल। अगर हम बात करते तो एल ए गणेशन है, गणेशन साहब हैं। साथ ही सीएम साहब की अगर हम बात करते हैं तो सीएम एन वीरेन सिंह है। क्या है? कौन है? एन वीरेन सिंह। लेटेस्ट डाटा भी चेक कर लेना भाई, वीरेन सिंह है। ठीक है, एन वीरेन सिंह इनके सीएम है। ओके, साथ हम बात करते हैं इसके अंदर मणिपुर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्टों की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है भाई मणिपुर के अंदर। ठीक है, ओके। मणिपुर में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति, मूल रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है मणिपुर के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पर एक बार बात करते हैं। तो देखिए मूल रूप से अगर हम बात करें, मूल रूप से कौन सी जनजाति होती है मणिपुर के अंदर, तो ये आपकी मितई, मूल निवासी कहें तो हम देखिए मूल रूप से निवासी की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? मितई जनजाति के लोग हैं। मितई जनजाति है। सीधा सा क्वेश्चन में उठा के पूछेगा कि मणिपुर की मूल रूप से, इनमें से मूल रूप से जनजाति कौन सी है? तो मितई जनजाति है। और भाषा कौन सी इसकी? मीतीलोन। मीतीलोन क्या है? इनकी भाषा है। कौन सी भाषा है? मीतीलोन इनकी क्या है भाई? भाषा है। मितई जनजाति के जो लोग हैं मणिपुर के अंदर निवास करते हैं, मीतीलोन क्या है इनकी भाषा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसको हम क्या बोलते हैं? मणिपुरी भाषा बोलते हैं। मणिपुरी भाषा बोलते हैं। मणिपुरी भाषा आपको ऑप्शन में ना मिले, मितई लोन मिले तो ध्यान रखना इस बात का कि ये मणिपुरी भाषा ही पूछ रहा है। मणिपुरी भाषा भाई, ठीक है, बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? मणिपुरी भाषा बोलते हैं। और इस भाषा को कब जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में, देखिए भाषाओं की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची के अंदर इसको 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था भाई? 8वीं अनुसूची
अनुसूची की अगर हम बात करें तो कौन सी 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1992 और ये आपकी 29 भाषाओं में। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं आपकी? तो 22 भाषाओं में ये शामिल है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओके, धर्म की बात करें एक छोटा सा और यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए सनमाही धर्म कहाँ पर पाया जाता है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सनमाही धर्म और ऑप्शन में आपको मणिपुर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? मणिपुर के अंदर सनमाही धर्म पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? दूसरा कांडलेई धर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। कांडलेई धर्म भी इसको बोला जाता है। देखिए भाई, बात ऐसा है, किसी भी चीज को पढ़ो तो इतने अच्छे ढंग से पढ़ो कि उस बीमारी को बिल्कुल काट दो आप, ठीक है। बार बार उस चीज को देखने की जरूरत ना पड़े आपको कि इसमें कुछ छूट गया, कुछ रह गया। जो भी हमारे हिसाब से हमारे को लगता है कि स्टैटिक जो डाटा है आप लोगों के लिए, माफी चाहूंगा, स्टैटिक जो डाटा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सनमाही धर्म पूछ लिया आप लोगों से, तो सनमाही धर्म के लोग कहां पर पाए जाते हैं? मणिपुर के अंदर पाए जाते हैं। ये इनको किस नाम से जाना जाता है? कांडलेई धर्म भी से कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। और ये जीववादी धर्म है। अब धर्म का प्रकार पूछे तो किस प्रकार का? ये जीववादी धर्म है। कैसा धर्म है भाई? जीववादी धर्म है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसा धर्म आपका? ये जीववादी धर्म है, ठीक है। ओके, चलिए भाई, अब और एक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मणिपुर जो फेमस है, देखिए हमने मणिपुर की बात करी। मणिपुर आपका उत्तर पूर्व का राज्य है, ये भी आप लोगों को पता, उत्तर राज्य है, ये पता है। साथ ही यहाँ पर क्या हुआ भाई? पहली मालगाड़ी पहुंची, ये भी आप लोगों को पता लग गया। मालगाड़ी कहाँ कौन से स्टेशन पे? रानी वाले जो स्टेशन था उसके ऊपर मालगाड़ी आपकी पहुंची है भाई, ये भी आप लोगों को पता लग गया। आपका जरीबाम से लेकर के इम्फाल तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसकी लंबाई कितनी? 1111 किलोमीटर है, ये भी आपको पता। उसके ऊपर 153 पुल है, 153 हाँ, ये 46 सुरंग 153 पुल है, जिसके ऊपर विश्व का सबसे बड़ा पुल भी वहीं पर है। और वो कहाँ पर है? वो भी आपको नूनी जिले के अंदर बताया मैंने, ठीक है। साथ ही हमने बात करी किसका? ट्रांस एशियन का हिस्सा था, मोहे तक ये रेलवे लाइन जाने वाली है। मोहे कहाँ पर है? तो मणिपुर और म्यांमार की सीमा के बीच में है। और इसका उद्देश्य, ट्रांस एशियन जो रेलवे है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य है यूरोप और एशिया के बीच में रेलवे मार्ग को स्थापित करना, ये सारी बातें। फिर उसके बाद बात करी हमने मणिपुर जो आपका, वो किस प्रकार का भाई? एक सदनीय है, इसके अंदर 60 सीटें विधानसभा की हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है। साथ में बात करी LS लोकसभा इसके अंदर 2 है, राज्यसभा 1 है। हमने गणेशन की बात करी, वीरेन की बात करी, हमने राज्यपाल CM की भी बात करी है। और अब हमने किसकी बात करी थी? धर्म की बात करी। जनजाति मूल रूप से पाई जाने वाली मीतेई जनजाति है। मीतेई लोन भाषा मणिपुरी भाषा है, ये भी आप लोगों को पता भी। 8वीं अनुसूची के अंदर इसको कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। सनमाही धर्म आपका मणिपुर, कांडलेई धर्म जीववादी धर्म है, ये सारी बातें आपकी यहाँ पर हो रही हैं। अब कुछ फेमस चीज है वहां की, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? दुनिया का, विश्व का एकमात्र तैरता पार्क भी आपका कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। और क्वेश्चन ये नहीं है मित्रों, क्वेश्चन तो ये है कि वहां का क्या प्रसिद्ध है? मणिपुर का कौन सा जो विलुप्त होने वाली जाति है हिरण की? तो संघाई जाति जो है वो भी यहाँ पर है, हम जिक्र करने वाले। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं किसकी? नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। मणिपुर के अंदर हम नेशनल पार्क, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, तो केबुल आपका क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, लामजाओ जो आपका नेशनल पार्क है, ये भी वही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लोकटक झील, तैरता, विश्व का एकमात्र तैरता, विश्व का एकमात्र तैरता पार्क भाई, एमपी तैरता पार्क। कौन सी झील आपकी? ये लोकटक झील है, लोकटक या लोकतक झील भाई। कौन सी झील आपकी? ये लोकटक या लोकतक झील है। और ये लोकटक या लोकतक झील मोस्ट, यहां तक पता लग गया, विश्व का एकमात्र तैरता पार्क आपका कहां पर? लोकटक झील के अंदर है, ये भी पता। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका वही है। और यहां पर मणिपुर की अगर हम बात करें, तो संघाई हिरण का अंतिम प्राकृतिक, संघाई जो हिरण है, संघाई हिरण का अंतिम प्राकृतिक निवास स्थान कह सकते हो, अंतिम प्राकृतिक निवास स्थान है। और ये विलुप्त होने वाला भाई निवास स्थान है, निवास स्थान विलुप्त होने वाला नहीं, हिरण विलुप्त होने वाला है, संघाई हिरण का, ठीक है भाई। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका एक नेशनल पार्क की हम बात करें तो सिरोई नेशनल पार्क भी यहीं पर है भाई आपका। सिराई जो आपका नेशनल पार्क है ये भी यहीं पर है। उसके बाद आपका तीसरा जो है फेमस है खोगजिंगबो चिंग वाइल्ड, खोगजिंगबो जो है आपका
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहां पर आपका, ये भी आपका मणिपुर के अंदर ही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, एक चीज और आप लोगों की यहाँ पर है बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो हम एक और मुख्य जनजाति की यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक हमने करी किसकी, इसकी, तो यहाँ पर दूसरी और जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए कौन सी जनजाति पाई जाती है आपकी, नागा व कुकी जनजाति के लोग भी यहाँ पर रहते हैं मुख्य रूप से। नागा जाति, नागा कोमा कुकी जाति, कौन सी जाति भाई, कुकी जनजाति के लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं, नागा कुकी, ये भी आप लोगों को पता होना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। चलिए भाई, लोक नृत्यों की यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए लोक नृत्य कौन कौन से हैं, लोक नृत्य मणिपुर के लोक नृत्यों की अगर हम बात करते हैं तो लोक नृत्य कौन सा आएगा आपका, पुंगचोली है भाई, खंबा है, थानी है, नुपा है, तो एक बार इनको भी देख लेंगे भाई आप। नुपा हो गया आपका, उसके बाद है आपका पुंगचोली भाई, पुंगचोली, चोली मी, ठीक है भाई। उसके बाद माई कह सकते हो आप, माई है, थाबी है, माई थाबी, नुपा और रासलीला तो नहीं बोलेंगे भैया आप, है ना, हरियाणा में भी है नहीं रासलीला, कहाँ पर पैदा हुआ था ये, रासलीला यूपी है, ऐसे रासलीला नृत्य कहाँ का फेमस है, यूपी का फेमस है। तो ये था भैया आप लोगों के बीच में क्या, मणिपुर के ऊपर हमने बात करी। मणिपुर चर्चा में क्यों है अभी, क्योंकि वहां पर पहली मालगाड़ी पहुंची है, कब पहुंची है ये आप लोगों को पता लग चुका है, कहां पर पहुंची है ये भी आप लोगों को पता है। चलिए इसको एक बार रफ करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी भाई नोट कर लिया होगा आप लोगों ने तो नोट जरूरी है भाई, ठीक है। अब ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट चर्चा में है, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। किस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट पर भी हमें चर्चा करने वाले हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपको ये लगेगा किसको छोड़ूं किसको याद करूं, लेकिन क्योंकि सिलेक्टेड जो चीजें हैं वो चीजें आप लोगों के बीच में पहुंचती हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यानी कि इस रिपोर्ट को समझेंगे आप, मैं बताता हूं एक बार। देखिए डेथ पेनल्टी रिपोर्ट होती क्या है, यानी कि कितने लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। ये भी आप लोगों को पता है कि मौत की सजा कुछ ही विषयों में विशेष तौर पर के मौत की सजा सुनाई जाती है, तो अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार क्या क्या डाटा है यहाँ पर बात करेंगे। देखिए डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट जारी हुई है अभी हाल ही में। तो उसमें क्या है, डेथ पेनल्टी इन इंडिया जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये यहाँ पर हमें बात करेंगे भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले तो नोट करेंगे आप कि 2000 डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार कितने लोगों को, अनुसार अगर हम बात करें तो कितने लोगों को सजा पाने वाले कैदी संख्या कितनी है, मौत की सजा पाने वालों को, तो 488 भाई, 488 लोगों को क्या मृत्यु दंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। चलो आगे बढ़ूं ना मैं, उससे पहले मैं बात करूं। देखिए जब मृत्यु दंड की बात आई है, मृत्यु दंड दिया गया है, मृत्यु दंड को भारत के अंदर हम मृत्यु दंड प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत के अंदर राष्ट्रपति के सामने अपील कर सकता है, क्षमा याचना करता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा को बदल सकता है, कम कर सकता है। जैसे अगर किसी को डेथ दे दी तो उसकी उम्र कैद कर देगा, या उसको बिल्कुल माफ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से उसमें अमेंडमेंट करने की पावर राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन मेरा यहां पर यह है कि सजा की प्रकृति को बदलना, सजा को कम करना, सजा को समाप्त करना
राष्ट्रपति की किस प्रकार की पावर में आती है। मैं क्वेश्चन लिख के छोड़ रहा हूं कि सजा को कम करना, सजा को कम करना भाई, प्रकृति को बदलना, प्रकृति को, सजा की प्रकृति को बदलना, ठीक है, कम करना, समाप्त करना, सजा को समाप्त करना, ये जो चीज है ये राष्ट्रपति की किस प्रकार की पावर में है, किस प्रकार की जो पावर है, राष्ट्रपति की पावर जो किस प्रकार की शक्ति है, बस दैट्स इट। अगर तुम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा, मैंने कराया था राष्ट्रपति, बहुत बेहतरीन तरीके से राष्ट्रपति आप लोगों को करा रखा है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन सोचने पे मजबूर करेगा आप लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा उठाओ और मार दो, सच नहीं, दिमाग लगाना कि सबने कैसा क्वेश्चन पूछा है। चलिए भाई, तो कितने लोगों को मिली है, और यह संख्या 17 वर्षों में, 17 वर्षों में सबसे अधिक है भाई, मतलब पिछले 17 वर्षों में जो संख्या रही है ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, 17 वर्षों में सबसे अधिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि 21 में 2016 के बाद मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक देखी गई 2021 में, 2016 के बाद। तो अब 2016 की बात करें एक बार, तो देखिए 2016 में क्या है, क्या हुआ 21 में, 2016 के बाद आप लिख सकते हैं के बाद, 2016 के बाद सबसे ज्यादा मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या हुई, मौत की सजा या मृत्यु दंड पाने वाले लोग हैं कब, 2021 में, जो 2021 में, यानी कि 16 में पहले ज्यादा थे भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद अभी तुलना में है 2004 के बाद सबसे अधिक मौत पाई गई है, तो किसके अनुसार, किसने बोला कि 2004, यानी कि मैंने कहा 17 21 होगी, तो 2004 में सबसे ज्यादा, अब तक 2004 में सबसे ज्यादा मृत्युदंड हुए भाई, सबसे ज्यादा मृत्यु दंड दिए गए, ये जो संख्या थी 2004 के अंदर थी। अब ये आंकड़ा कौन जारी करता है, ये आंकड़ा किसका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि मृत्यु दंड के बारे में जो आंकड़ा दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो एनसीआरबी के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, नेशनल किसके अनुसार भैया, आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये ऐसा कहा गया है कि 2004 में सबसे ज्यादा, तो इसको लिख सकते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, किसके अनुसार, ब्यूरो के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2004 में सबसे ज्यादा लोगों को मृत्युदंड मिली थी, तो कितने लोगों को मिली थी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो 563 लोगों को ये मृत्युदंड दिया गया था भाई, ठीक है। कितने लोगों को ये हुई थी, तो आपकी ये 563 जो लोग थे ये यहाँ पर हुआ भाई, ठीक है, अपीली अदालतें, ओके। उसके बाद आपका 2021 में जो ट्रायल कोर्ट ने कितनी, 2021 में अगर हम बात करें, जो ट्रायल कोर्ट होते हैं भाई, देखिए सारी चीजें यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, ट्रायल जो कोर्ट है आप लोगों के, कोर्ट ने 2021 में कितने लोगों को, कोर्ट ने 144 मौत की सजा सुनाई है, 144 मौत की सजा भाई, सजा ये आप लोगों को पता है, ठीक है। जबकि हाईकोर्ट ने इसी अवधि के दौरान 39 मामले, और हाईकोर्ट ने कितने, हाईकोर्टों ने 39 मामलों को यहाँ पर सुनाया गया है 2019 में 76 मामलों की तुलना में, ओके। उसके बाद बात करेंगे हम थोड़ी सी इसकी मृत्युदंड के वार्षिक आंकड़ों की बात करें, तो ये एक बार और देख लेंगे। देखिए भाई, प्रोजेक्ट 39A ने, प्रोजेक्ट इसकी बात हो रही है भाई, प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट 39A, प्रोजेक्ट 39A ने जनवरी 2022 में ये रिपोर्ट सुनाई है, जो मृत्युदंड पर वार्षिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। चलिए, डेथ पेनल्टी इंडिया जो रिपोर्ट DPIR पहली बार कब लॉन्च की गई थी, तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, DPIR डेथ पेनल्टी
इंडिया जो रिपोर्ट है आप कह सकते हो डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी? तो पहली बार की अगर हम बात करें डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी, ये पहली बार 6 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। 6 मई 2016 को इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर हमने डेथ पेनल्टी रिपोर्ट जारी हुई है, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। तो देखिए सबसे ज्यादा दूसरी बार ऐसा हुआ है, यानी कि 4 के बाद 4 में 563 कितने लोग हैं? 4 के अंदर 563 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। कुछ ही केसों में ऐसा होता है कि मृत्यु, जैसे आपका भाई गंभीर जो अपराधी किस्म के, जैसे भाई देशद्रोह कह सकते हो आप या कैसे सामूहिक जो रेपिस्ट जो लोग होते हैं वो कह सकते हैं, घनन्य अपराध जघन्य अपराध कह सकते हैं जिनको, यानी कि बेरहमी से जो होता है उनके अंदर इस टाइप की बातें होती हैं भाई। जब बहुत सारे लोगों की जो डेथ है उसके ऊपर बात होती है। तो 17 वर्षों में सबसे अधिक आपका 2021 में रहा है, ठीक है। तो 4 में सबसे पहले था 563 और इस बार कितना रहा? 488 रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। और 21 में कब? 2016 के बाद सबसे ज्यादा 21 के अंदर जो डीपीआई रिपोर्ट पहली बार सौंपी गई थी आपकी 6 जो आपकी जनवरी 2022 की सौंपी गई है, कब? 6 मई 2016 को सौंपी गई थी। प्रोजेक्ट 39A के तहत ये रिपोर्ट सौंपी जाती है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के बीच में है। चलिए भाई, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका मल्टी ओशन मिलेटिंग ग्रीनलैंड मिशन, चर्चा में रही है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सॉरी भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आज का आपका। तो अभी क्वेश्चन है आपका ओशन मिलेटिंग ग्रीनलैंड मिशन। कौन सा मिशन है? ओशन। आज बड़ी थोड़ा सा दिक्कत में हूँ, कुछ मैं बता नहीं सकता, बट इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर कुछ हल्का पढ़ा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मिलेटिंग मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिशन क्या है ये पूछ लेते हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, मैं सीधी सी बात करूंगा। तो यहाँ पर हम बात करें, ये जो मिशन है, देखिए ये सबसे पहले तो क्वेश्चन का ही आंसर देंगे। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आप लोगों को पता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नहीं पता है। नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा भाई? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सीधी सी हमने यहाँ पर बात करी, आंसर दिया, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है? ग्रीनलैंड में समुद्र का पानी। देखिए इसने इस मिशन में क्या बताया है, इसमें क्या है, इसका संबंध किससे? तो ग्रीनलैंड के अंदर आप देखेंगे इसको, ग्रीनलैंड में जो आपका ग्रीनलैंड में समुद्र का पानी ग्लेशियरों को उतना ही पिघला रहा है। ग्रीनलैंड में समुद्र का पानी किसको? ग्लेशियर को। किसको भाई? ग्लेशियरों को उतना ही पिघला रहा है जितना कि आपकी गर्म हवाएं, ऊपर से गर्म हवाएं उन्हें पिघला रही हैं। ऊपर से गर्म हवा इनको पिघला रही है। देखिए सीधी सी बात करी, ओशन जो मेल्टिंग मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हमने बात करी कि इसमें है क्या, तो जो ग्लेशियर आपका पिघल रहा है उसको लेकर के बात करा। इसने क्या बोला कि जो समुद्र का पानी है वो ग्लेशियर को उतना ही पिघाल रहा है जितना कि ऊपर से गर्म हवाएं किसको? ग्लेशियर को पिघाल रही हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, ओशन मिशन ग्रीनलैंड, OMGM, इसको क्या बोल सकते हो आप? OMGM की यहाँ पर बात हो रही है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये 5 साल का मिशन है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे आमतौर पर OMGM मिशन के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। किसकी है ये? नासा की मिशन है। ये बात हुई। कितने वर्ष के लिए इसको लॉन्च किया गया है? तो 5 वर्ष के लिए भाई। कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है इसको? 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है। कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है? तो 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है। और ये खत्म कब हुआ? ये 31 दिसंबर 2021 को। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपका ये समाप्त हो रहा है। हम जो OMGM की जो बात कर रहे हैं, इसमें नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें बताया गया है कि भाई जो समुद्र है का पानी है वो हवा की तरह, जो गर्म हवाएं ग्लेशियर को पिघाल रही हैं वैसे ही ये पिघाल रहा है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए लॉन्च। और ये समाप्त कब हो रहा था? 31 दिसंबर 2021 को क्या हुआ? ये आपका समाप्त हुआ भाई। समाप्त की बात कर रहे हैं, मिशन कब समाप्त हुआ? तो आप इसको स्टार्टअप देख सकते हैं, ठीक है। और इस मिशन ने एक अध्ययन में कहा कि अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो वैश्विक महासागर का स्तर, इसने क्या किया? इसने एक अध्ययन जारी किया है
इस OMGM मिशन ने एक अध्ययन जारी किया है, अगर ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ अगर पिघल गई तो जो समुद्र का वैश्विक यानी कि समुद्र की जो हाइट है सतह वो कितना बढ़ जाएगा 7.4 मीटर वैश्विक समुद्र मीटर, इसका भी वैश्विक जो समुद्र है उसका इतना हाइट बढ़ जाएगी। ग्रीनलैंड की बर्फ 25 सालों की तुलना में पांच गुना, देखिए 25 सालों की तुलना में बात करें, तुलना में जो ग्रीनलैंड की जो बर्फ है 5 गुना तेजी से पिघल रही है, 5 गुना, कितने 5 गुना तेजी से ये बर्फ आपकी पिघल रही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और 220 से अधिक ग्लेशियर हैं ग्रीनलैंड के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड के अंदर है क्या सर, तो ग्रीनलैंड के अंदर 220 कितने भी 220 जो क्या है आपकी 220 से अधिक ग्लेशियर हैं, 220 से अधिक ग्लेशियर हैं जिनको कि समुद्र का पानी भी प्रभावित कर रहा है, जिनको क्या कर रहा है चिंता का विषय, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ओके। देखिए हमने बात करी OM और GM मिशन के बारे में, हमने यहाँ पर बात करी है। OMGM जो मिशन है ये नासा के द्वारा लॉन्च की गई है, 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इस मिशन में ये बताया गया था कि जो ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर हैं उन्हें समुद्र का पानी उतना ही पिघाल रहा है जितना कि ऊपर से गर्म हवाएं पिघाल रही हैं। साथ ही यहाँ पर ये बात हुई है, इन्होंने एक अध्ययन में ये कहा कि अगर इसी तरीके से पिघलता रहा, इसी तरीके से अगर ये सारा पिघल गया ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड समुद्र वैश्विक समुद्र की जो हाइट है कितनी बढ़ जाएगी 7.4 मीटर तक इसकी जो हाइट है वो सतह है वो बढ़ जाएगा। साथ ही बात करें 25 साल में 5 गुना तेजी से ग्रीनलैंड आपका पिघल रहा है। और ग्रीनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो कितने ग्लेशियर आते हैं यहाँ पर ग्रीनलैंड के अंदर, लगभग आपके 220 से अधिक यहाँ पर आपके ग्रीनलैंड ये जो ग्लेशियर आते हैं, ठीक है भाई ओके। अब यहाँ पर एक नासा शब्द आया है तो नासा की मैं यहाँ पर एक बार बात कर लेता हूँ। 5-6 क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर नासा को लेकर के दे देते हैं। देखिए नासा किसकी एक जो स्वायत्त संगठन है, किसका वैसे अब USA का है नासा, USA ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। प्राथमिक अंतरिक्ष यान क्या है, प्राथमिक अंतरिक्ष यान ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ओके। ये जो है आपका प्राथमिक अंतरिक्ष जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, प्राथमिक अंतरिक्ष यान है ये कौन सा था इसका, जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, स्पेस जो सेंटर है ये भी ओके। स्थापना की बात करें तो 19 जुलाई 1958 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई है। अब जरूरी बात है कि 19 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई है, तो इससे पहले क्या था, 19 जुलाई 1958 से पहले तो 1915 में जो अमेरिका विमान के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति, विमानन के लिए, किसके लिए, वैमानिक के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी, सलाहकार समिति, ठीक है भाई ओके। साथ ही हम बात करें इसके प्रशासक कौन है, विल्ने प्रशासक की अगर हम बात करते हैं तो ये हैं विल निल्सन क्या इसके प्रशासक हैं। चलिए भाई एक बहुत बेहतरीन सा जो आपका था क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है भाई, ठीक है। अगला एक बहुत बड़ा बेहतरीन मुद्दा उठ रहा है भाई, जानेंगे आप लोग और जान करके आप हैरान भी होंगे। अभी ये राज्यसभा लोकसभा में भी ये मुद्दा उठ ही रहा है और चर्चा का विषय है। चलिए भाई इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जासूसी को लेकर के कुछ राज्यसभा और लोकसभा में बातें हो रही हैं, बिल भी रखा गया, एक रिपोर्ट भी की गई है। विपक्ष का मुद्दा बार बार मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, तो उस चीज को लेकर के हम बात करेंगे क्या था वो, ठीक है। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा पेगाउस जासूसी मुद्दे पर विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित किया है, या प्रस्ताव रखा है, पारित तो क्या हुआ है, रखा है विपक्ष के द्वारा। उन्होंने बोला कि भाई हमारे ऊपर क्या किया गया है, कुछ हमारी जासूसी करी गई है, हमारे राहुल गांधी की जासूसी करी गई है, जिसके साथ ही 40 पत्रकार भी शामिल हैं जिसके तहत जासूसी करी गई है। ये स्पायर आपका क्या मालवेयर स्पायर है, आपका मालवेयर से इसका संबंध है, इसमें क्या ये टेक्नोलॉजी से डाटा चुराता है और जो चाहता है उसके पास ये
भेजता है, वो सारी की सारी बातें आपकी किस प्रकार से ये कर रहा है वो अब हम एक बार देखने वाले हैं। अभी आपका पेगासस जासूसी मुद्दा, अगला क्वेश्चन आपका भाई, पेगासस जासूसी मुद्दा क्या है? जासूसी मुद्दा उठाइए, जासूसी मुद्दा क्या है जो चर्चा में रहा है? एक किस्म से आप कह सकते हैं एक वायरस है, एक किस्म से आप कह सकते हैं कि ये चोरी करने वाला वायरस है, कह सकते हैं एंटीवायरस है, या कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। सीधा ये भी पूछ लेगा कि इसका संबंध किससे रहा है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन के जो प्रकार हैं वो आपको मिल जाएंगे। किस प्रकार से आप लोगों के बीच में जो क्वेश्चन है वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बड़ी तसल्ली से देखेंगे। देखिए समझेंगे इसको। 30 जनवरी 2022 को, कब भाई, एक एक चीज को मैं राइट डाउन भी कर रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। 30 जनवरी 2022 को एक विशेष रिपोर्ट या प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, लोकसभा में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री जो आपके हैं 22 में, इसको जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कौन है? जिनके ऊपर की एक ये रिपोर्ट रखी गई है। तो ये है अश्विनी वैष्णव, अश्विन वैष्णव। कौन है? अश्विन वैष्णव साहब हैं। इनके ऊपर क्या हुआ है? विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया। विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया, ये भी क्लियर, ठीक है, ओके। अब इस विशेष अधिकार प्रस्ताव में जो नोटिस है उसमें है क्या? इसमें ये ब्लेम किया गया है कि इन्होंने जो पेगासस को लेकर के लोकसभा को गुमराह किया, भारत को गुमराह किया। अब ये पूरा मुद्दा मैं अगर देसी भाषा में बात करूं तो भाई सीधी सी बात है, किसी का डाटा चुराया गया है। वो डाटा चुरा करके और विपक्ष ने आरोप लगाया है। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे तो कि इस नोटिस में किस पे आरोप है? तो सरकार पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने पेगासस को खरीदा है। खरीदा किस लिए? इन्होंने युद्ध बजट था जो अमेरिकी जो हथियार थे युद्ध के लिए खरीद रहे थे, उस बजट में से इसको पेगासस को खरीद करके, और जो राजनेता हैं, आपके राजनेता हैं, साथ ही बात करें चुनाव आयोग है, साथ ही बात करें लगभग 40 जो लोग हैं, उन लोगों का डाटा चुराया है। इस पेगासस के माध्यम से जासूसी करी है। और जो अश्विनी जो वैष्णव साहब हैं, इन्होंने क्या किया है? गुमराह किया लोगों को। क्या किया भाई? गुमराह किया। यहाँ पर ये बात बोल रहा है, ठीक है, ओके। उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर मुद्दे पर सदन को, कौन से मुद्दे पर? पेगासस आपका पेगासस है स्पाईवेयर पेगासस स्पाईवेयर मुद्दे पर, ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर किसको? लोकसभा को कह सकते हो, भारत को कह सकते हो। क्या किया इन्होंने? गुमराह किया है। कैसे गुमराह किया है? इन्होंने आरोप लगाया था। किसने? विपक्ष का आरोप समझेंगे। विपक्ष ने एक आरोप लगाया था। विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष ने आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? कि भाई जो मतलब राहुल गांधी चुनाव जो आपके आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं। साथ ही इन्होंने बात करी किसकी? चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, राजनीति प्रशांत किशोर, अशोक लवासा भाई, अशोक लवासा हैं, लवासा, प्रशांत कुमार हैं, प्रशांत कुमार। देखिए राहुल गांधी हो गया चुनाव आयुक्त, फिर समय अशोक लवासा, प्रशांत कुमार जो साहब हैं वो, और साथ ही लगभग 40 जो
पत्रकार हैं उनका डाटा चुराने का आरोप था। पत्रकारों का डाटा चुराने का आरोप था। कितने लोगों का? तो 40, लगभग 40 पत्रकारों का डाटा चुराने का उन पर क्या था? आरोप था। और उन्होंने ये बोले भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें भाई सारे के सारे आपके राजनेता भी शामिल हो सकते हैं। राजनेता हो गया, उसके बाद न्यायाधीश भी हैं, न्यायाधीश, काफी लोगों के ऊपर ये बात उठाई गई इन्होंने। अब सरकार ने क्या बोला, उसने कभी भी एनएसओ के समूह से नहीं खरीदा। अब सरकार का पक्ष सुनने एक बार भाई, सरकार क्या बोलती है कि उन्होंने कभी भी किससे? एनएसओ समूह से, एनएसओ जो समूह है, समूह से कभी भी पेगासस नहीं खरीदा। कभी भी पेगासस नहीं खरीदा। सरकार ने बोला कि हमने ये जो एक किस्म से आपका जो वायरस है ये हमने खरीदा ही नहीं, हम क्यों जासूसी कराएंगे आप लोगों की। लेकिन ये अभी हाईलाइटेड मुद्दा है तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि भी पूरा मामला गया तो देखिए, वैश्विक संघ ने जुलाई 2021 में रिपोर्ट किया था। किसने भी? मीडिया समूह के एक वैश्विक संघ ने, मीडिया समूह के एक वैश्विक संघ ने, मीडिया जो समूह था कि वैश्विक संघ, विश्व स्तर के संघ थे 2021 में, कब? 2021 में एक रिपोर्ट करी थी इन्होंने। रिपोर्ट की थी कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में हुआ, कि जो ये पेगासस जो आपका स्पाईवेयर है, पेगासस जो आपका वायरस है, इसका जो इस्तेमाल है, इस्तेमाल जासूसी के लिए दुनिया भर में हुआ भाई, दुनिया भर में हुआ है। इसका इस्तेमाल क्या हुआ? दुनिया भर में हुआ। ये बात यहाँ पर निकल करके आई थी। ठीक है, द वायर ने रिपोर्ट दी थी कि सरकार ने एक रिपोर्ट आई थी। किसकी रिपोर्ट थी भी? द वायर ने रिपोर्ट दी थी। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार पूछ लेगा कि द वायर की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या था? रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि ये जो लोग हैं इन लोगों की जासूसी कराई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इनकी जासूसी कराई गई, इनके डाटा की जासूसी कराई गई, ये आरोप लगाया गया था। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि ये पेगासस क्या है? पेगासस है क्या बीमारी, है ना? हमने यहाँ पर पेगासस जासूसी आरोप की बात करी। अब हम बात करते हैं कि पेगासस बीमारी ही क्या है, इसके ऊपर जो इतना बवाल मचा रखा है विपक्ष ने भाई। ठीक है, ये आपका एक मेलवेयर या सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप। मेलवेयर या सॉफ्टवेयर कह सकते हो, एक प्रकार का आप इसको वायरस का भी नाम दे सकते हैं। मेलवेयर या सॉफ्टवेयर है नहीं आपका ये। ठीक है, इसे स्पाईवेयर में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत की बात करें, तो वही बात आ गई। तो स्पाईवेयर में क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। इसे स्पाईवेयर में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत किसमें किया गया? स्पाईवेयर में किया गया। यानी कि गंदा जो वायरस है या सॉफ्टवेयर है इसमें करता क्या है? भी लोगों की जानकारी को लेकर के उन तक पहुंचा देता जो लोग इसको चाहते हैं। यानी कि जासूसी करना इसका मुख्य तौर पे काम है। ये आपको पेगासस समझ में आ गया, मैं बता चुका हूं 2-3 बार। ओके, अब इसने यहां पर एक वर्ड आया था एनएसओ। इसको बनाया किसने भी? तो एनएसओ ने इसको बनाया था। एनएसओ क्या है भाई? ये आपकी इजराइल फर्म है। पेगासस को जो ये कहां की एक फर्म है? इजराइल की फर्म है। कहां की फर्म है? इजराइल की फर्म है। इसने इसको एनएसओ का जो एनएसओ ने किसको बनाया है? पेगासस को। अगर पूछ ले कि बनाया किसने, तो बनाया किसने? एनएसओ ने बनाया है। और इसका संबंध कहां से भाई? इजराइल देश से इसका संबंध है भाई। ठीक है, ओके। साथ ही बात करें, देखिए अब हमने यहां पर एक बात करी कि पेगासस जो जासूसी मुद्दा है ये क्या है। तो पेगासस जो जासूसी मुद्दा है भाई, इसको अभी लोकसभा के अंदर जो अश्विनी वैष्णव हैं उनके खिलाफ इसको एक नोटिस दिया गया है कि इन्होंने जासूसी मुद्दे पर क्या किया? पेगासस मुद्दे पर हमारे को क्या बनाया? बेवकूफ बनाया। क्यों? एक वैश्विक स्तर की एक मीडिया जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि जो पेगासस है, पेगासस ने दुनिया भर के राजनेताओं की क्या करी है? दुनिया भर में इसने क्या किया है? जासूसी करी है। दुनिया भर के लोगों की जासूसी करी है। अब ये एक्टिव क्यों हुआ? विपक्ष समझना, विपक्ष एक्टिव हुआ क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई, द वायर की एक रिपोर्ट आई। और उस वायर की रिपोर्ट 2021 में क्या कहा गया? राहुल गांधी हैं
जो अशोक लवासा है, प्रशांत कुमार है, न्यायाधीश है, राजनेता है, आप कह सकते हो। साथ ही 40 जो पत्रकार लोग हैं उनका डाटा चुराया। किसके द्वारा चुराया गया? तो पेगासस के द्वारा चुराया गया। अब पेगासस को लेकर के भारत सरकार ने क्या बोला कि भाई हमने एनएसओ से इसको खरीदा ही नहीं। अब सीधी सी बात आती कि एनएसओ क्या है? तो एनएसओ जो एक इजराइल की कंपनी है, एक फर्म है, जिसको पेगासस को बनाया, जिसने पेगासस को बनाया। यहां तक क्लियर हो गया। ये सरकार ने रोक दिया, लेकिन यहां पर हमने बात करी पेगासस को, बल्कि मेलवेयर या सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो इजराइल, और साथ ही दोनों प्रकार से आरोप रोप और प्रत्यारोप यहां पर लग रहे हैं भैया, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप यहां पर हो रहे हैं। अब बड़ा शानदार यहां पर एक आता है, एक बार मैं थोड़ा इस साइड से रख करूंगा भाई, हल्का सा, क्योंकि चीजें आपने नोट करनी होगी कि भारत सरकार जो आपको टेक्नोलॉजी में या जासूसी को रोकने के लिए किस प्रकार से मतलब कौन कौन से एक्ट यहाँ पर लेके आ रही है, कैसे काम कर रही है, जो कि ताकि कोई आपकी जासूसी ना कर सके या कोई आपका डाटा चुरा ना सके। डाटा को लेकर के भारत सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम है, ये कदम, इन कदमों को भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कदम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बात आता है आपका साइबर सुरक्षित भारत पहल। एक पहल की गई भैया, आपका सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइबर जो है, साइबर सुरक्षित पहल कब शुरू की गई? सुरक्षित भारत पहल, भारत पहल नंबर 1। तो डाटा को बचाने के लिए हम यहां पर बात करते हैं, तो कब शुरू की गई है? देखिए, इसकी पहल 2018 में शुरू की गई। कब भाई? 2018 में इसकी शुरुआत की गई। यहाँ पर जो हरियाणा के जो लोग हैं, ये पूछ ले कि हरियाणा का पहला साइबर थाना कहाँ पर लगाया गया, बनाया गया है? तो साइबर थाना गुरुग्राम के अंदर। और जब गुरुग्राम की बात आती है तो 2-3 चीजें ध्यान जरूर रखेंगे। गुरुग्राम के अंदर जो आपका है कौन सा, एक नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर झील वाला जो आपने सुना है, नेशनल पार्क है आपका गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो नेशनल पार्क वहां पे है। साथ ही विश्व का अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का हेडक्वार्टर भी आपका कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। साथ ही बात करके भारत का पहला ग्रीन एटीएम, ग्रेन बोले तो अनाज वाला जो एटीएम है, वो भी ये जो आपका फरूक नगर है उसमें लगाया गया है गुरुग्राम के अंदर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3-4 जो बातें हैं, और महाभारत काल से भी इसका संबंध है। सुरक्षित पहल 2018 में की गई थी, और इसमें क्या था? साइबर अपराध को लेकर के, साइबर जो अपराध है, अपराध के प्रति जागरूकता पैदा करना, जागरूकता पैदा करना, साइबर अपराध के प्रति क्या करना, जागरूकता फैलाने के लिए इसकी पहल की गई। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, उसके बाद क्या है आपका? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र या NCCC की बात करें तो इसको कब भाई? NCCC को कब? को 2017 भाई, 2017 में। ये भी आप लोगों को पता है। इंटरनेट ट्रैफिक और संचार मेड डाटा को स्कैन करने के लिए, और क्या बोलते हैं, वास्तविक समय के साइबर खतरों का पता लगाने के लिए। तो इसका भी किसका भाई? साइबर खतरों का पता लगाने के लिए, साइबर खतरों का पता लगाने के लिए इसकी बात हुई है। उसके बाद है साइबर स्वच्छता केंद्र में, साइबर स्वच्छता केंद्र की हम बात करें तो ये भी 2017 के जो इंटरनेट यूजर्स के लिए मेलवेयर और लॉन्च किया गया था। इसको मिटाने के लिए मेलवेयर की जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, मेलवेयर प्लस आप कह सकते हो वायरस, और जो वायरस है उनको मिटाने के लिए भी आप कह सकते हो। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, एक बनाई गई कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो टीम है, ये इसको कह सकते हैं CERT इन। इसको क्या बोलेंगे भैया हम? इसको CERT इंडिया, है ना, इंडिया या नोडल एजेंसी है। ये क्या है? CERT इन क्या है आपकी? इंडिया CERT नोडल एजेंसी है जो फिशिंग और हैकिंग जैसे साइबर खतरों से निपटती है। ये क्या करती है आपकी? फिशिंग कह सकते हो आप, और साइबर सुरक्षा और हैकिंग दोनों प्रकार के खतरों से निपटती है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर में पूछ लिया जाता है फिशिंग क्या होता है और हैकिंग क्या होता है। कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिशिंग किसे कहते हैं और हैकिंग किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास का जो सेशन है वो आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ हमने बहुत सारे आज जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर हमने यहाँ पर बात करी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।
फिर मिलेंगे आप लोगों से और मिलते ही रहेंगे। जय हिंद।